गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, जय श्री श्याम, जय श्री राम, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और आप सभी कैसे हैं? कैसे रही आप सभी की होली? बहुत इंजॉय किया होगा ना, बहुत इंजॉय किया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि जिस तरह से होली में इतने सारे कलर हैं उसी तरह से आपके जीवन में भी इतने सारे रंगीन जो हैं कलर हों, और आप लोग हमेशा जो हैं वो अपने इन कलर्स के साथ, इन रंगों के साथ, जिस तरह रंगों को देखकर हमें खुशी मिलती है उसी तरह हमारे जीवन में भी क्या रहें, इतनी ढेर सारी खुशियाँ रहें और आप जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। मैं ईश्वर से यही दुआ करती हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को आप सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बहुत हमारी जो हैं हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को जो है आप इस सेशन को जो है शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ सबसे पहले संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। क्लियर? हमें अपने माँ बाप के सपने को क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं हम अपने सेशन का। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहती आई हूँ कि अपने दिमाग को जो है अपना ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान पूरा लगाओ, जिससे कि आपको कई बार क्या होता है हम इजी क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो अपना पूरा जो फोकस है ब्लैक बोर्ड की तरफ होना चाहिए, स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोग जो है इस तरह से एक्टिव रहिए जिस तरह से कि आप लोग क्या करने हैं, युद्ध। हालांकि वो युद्ध चाहे भले तलवारों से ना हो, लेकिन एक तरह से आप ये आपके लिए लाइफ में युद्ध की तरह ही है जो आपको क्या करना है, जीतना है। क्लियर? बात समझ में? तो जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। क्लियर? बात समझ में? तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मेरे हैं, जवाब आपके हैं, जवाब आप सभी को देने हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है। इंडस सिविलाइजेशन एक्साइटेड इन, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी, सिंधु घाटी सभ्यता इस विच मौजूद सी। हाँ जी, केड़ी। देखो हमेशा जब भी मैं क्लास में जब हिस्ट्री शुरू करवाती हूँ तो हमेशा हिस्ट्री के बेसिक करवाती हूँ, और इतिहास के बेसिक के अंदर हमने ये देखा इतिहास को, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है प्री हिस्ट्री, एक आता है प्री हिस्ट्री। क्या आता है? एक आता है प्री हिस्ट्री, एक आता है प्रोटो हिस्ट्री, और एक आता है हिस्टोरिक। एक आता है प्री हिस्टोरिक, एक आता है प्रोटो हिस्टोरिक एज, और एक आता है हिस्टोरिक एज। ठीक है, मैंने आप लोगों को हमेशा क्लास में एक ही चीज करवाई थी। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं मिली, कुछ भी हमें रिटन फॉर्म में नहीं मिला। हमने जो भी इतिहास पढ़ा, जैसे कि हमने स्टोन एज पढ़ा, कॉपर एज पढ़ा, हमने सारा एविडेंस के थ्रू पढ़ा, हमने सारे सबूतों के आधार पर पढ़ा। मैं एक चीज का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप लोग, जैसे आपने CID देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या जब कोई मर्डर होता है तो सामने लिखा होता है कि हाँ ये इस व्यक्ति ने ऐसे मर्डर किया। नहीं, वो जो CID वाले बंदे हैं वो खुद जाकर ढूंढते हैं, अनुमान लगाते हैं, आइडियाज लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो प्री हिस्टोरिक के अंदर क्या होता है, हमें स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं मिला, रिटन फॉर्म में कुछ नहीं मिला। हमने जो भी हमने इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, सारी हमने एविडेंस के थ्रू पढ़ी। क्लियर? बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम प्रोटो हिस्टोरिक करते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें स्क्रिप्ट तो मिली है, हमें रिटन फॉर्म में तो मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के अंदर हमें लिखा हुआ मिला है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हमें रिटन फॉर्म में मिला है, लेकिन हम उस रिटन फॉर्म को, उस स्क्रिप्ट को हम कभी भी पढ़ नहीं पाए हैं। हम जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो जो है हमने एविडेंस के थ्रू पढ़ा। कि जैसे मान लो कालीबंगा से हमें कोई हवन कुंड मिला है तो हम ये आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे थे, हवन करवाते थे। क्लियर? बात समझ में आई। उस हवन कुंड में हमें क्या मिली है, हड्डियां मिली हैं, तो हम ये अनुमान लगाते हैं, हम ये आइडिया लगाते हैं। देखो आइडिया लगाते हैं, नॉर्मल सी बात है। आपके घर में क्या है, जैसे मान लीजिए टेबल पे 2 गिलास रखे हुए हैं, आपको आप अंदर एंटर करते हो, आज तो घर में कोई आया होगा, आप क्या लगाते हो, आइडिया। आपके घर में चाय नाश्ता रखा हुआ है टेबल के ऊपर, आप जैसे एंटर करते हो,
मम्मा आज कोई आया था, आपने क्या लगाया, आइडिया लगाया ना। तो इसी तरह से हम क्या लगाते हैं, आइडियाज लगाते हैं, तो हम उसको क्या रखते हैं, प्रोटो, क्योंकि हमने उसके स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। दूसरी बात हिस्टोरिक, इसके अंदर हमने पढ़ा भी है, स्क्रिप्ट भी मिली है, सब कुछ है। तो आपसे क्या पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता इस विच मौजूद सी, सिंधु घाटी सभ्यता किस अस्तित्व में थी, तो हम सभी को पता है प्रोटो हिस्टोरिक में थी, आदि ऐतिहासिक में थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बिल्कुल सही ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने टॉपिक किया था, मुझे पता है कि वो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। मुझे आप लोगों को अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक में रखते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है आपका, बुद्ध के जीवन की किस घटना को, बुद्ध दे जीवन दियां किहड़ियां घटनावां नूं महाविनिष्क्रमण वजों जानिया जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया, सेकंड क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि महाविनिष्क्रमण के नाम से बुद्ध के जीवन की, बुद्ध के लाइफ की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। जल्दी से जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा, मैं काफी दिन से नोटिस कर रही हूँ कि आपकी हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग लास्ट में ये भी चेक कीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को जानते हैं? आप सभी को पता है महाविनिष्क्रमण, निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है घर से निकलना, निष्क्रमण मतलब होता है घर को त्यागना या घर से निकलना। तो उसका घर से चले जाना, उसका घरों विदा होना ही क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ कुछ चीजें भी क्लियर कर दूं। जब उनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, उसकी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उस घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? अटेंड द, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब उनको ज्ञान मतलब मोक्ष मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? उनके घर से निकलने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, पहली बार क्या दिया, उपदेश दिया, लेक्चर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जो सारनाथ में हुआ था। जब उनकी मृत्यु हुई, उस घटना को हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि घर से निकलना महाविनिष्क्रमण, मोक्ष मिलना, जब उनकी मृत्यु हुई थी उसको क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूल्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किहड़े राजवंश ने सब तो घट समय था, बहुत कम समय के लिए क्या किया था, राज किया था। बताइए, ट्रिक याद है? मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक शॉर्ट भी डाला था और क्लास में भी मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी। उस ट्रिक को याद कीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। उस ट्रिक को याद कीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि सबसे ज्यादा किसने और सबसे कम किसने। याद कीजिए, एक ट्रिक बताई थी, तुगलक सखी, तुगलक सखी। तो सबसे ज्यादा किसने किया था, तुगलक ने किया था, तुगलक वंश ने किया था। दूसरे नंबर पे किसने किया था, गुलाम ने किया था, गुलाम वंश था। उसके बाद ल से लोधी वंश, लोधी वंश ने किया था। उसके बाद स से सैयद वंश, सैयद वंश ने किया था। और उसके बाद किसने किया था, खिलजी वंश ने। बात समझ में आई? मतलब कि सबसे कम कौन था, खिलजी था। सबसे कम कौन था, खिलजी था। खिलजी के बाद में किसने ज्यादा किया था, सैयद ने। सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद में गुलाम, और सबसे ज्यादा किसने, तुगलक वंश ने। 90 ईयर तक क्या किया था, शासन किया था। क्लियर, बात समझ में आई? अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि घट समय तक, घट समय मतलब कि कम समय। और आप देखिए इस ट्रिक में सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, किसने किया था, खिलजियों ने किया था। किसने किया था, खिलजियों ने। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कहाँ पे खिलजी, ऑप्शन नंबर ए।
ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। ट्रिक याद रखिए, आप कभी अपनी लाइफ में मात नहीं खाएंगे। आप लोग याद कीजिए, मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक में मैंने आपको गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश बैठते हैं उनकी भी ट्रिक करवाई थी कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। सबसे पहले गुलाब से गुलाम वंश आ गया, खिले से खिलजी वंश आ गया, फिर बाद में क्या आ गया, खिलजी वंश के बाद में आता तुगलक वंश। गुलाब खिले तो से क्या आ गया, तुगलक वंश हो गया। फिर सांस लो, स से क्या आ गया, सैयद वंश आ गया। लो से क्या आ गया, लोधी आ गया। गुलाब खिले तो सांस लो, ये याद कर लीजिए, आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और ये याद कर लीजिए, आप अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि सबसे ज्यादा किसने और सबसे कम किसने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजी मलिक किस राजवंश ਦਾ संस्थापक सी? गाजी मलिक किस राजवंश ਦਾ, हाँ जी दसो एज द आंसर की होगा। गाजी मलिक ने किस राजवंश की स्थापना की सी? ऑप्शन देखिए, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी। हाँ जी बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होता है भाई। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, जिससे कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री की जानकारी मिल सके। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसने? तुगलक वंश की। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए, गाजी मलिक को हम क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं। गाजी मलिक को हम क्या कहते हैं, गयासुद्दीन मलिक कहते हैं। क्लियर, क्योंकि जो गयासुद्दीन मलिक है उसने क्या की थी, गाजी मलिक का टाइटल जो है वो धारण किया था। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो हिंदू लोग हैं उनके लिए जो मुस्लिम है वो क्या है, काफिर है। जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो हिंदू है वो क्या है, काफिर है। हिंदू लोगों के लिए जो मंगोल है वो क्या है, काफिर है। इसी तरह से जो गाजी मलिक है, मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक है, एक्चुअली होता क्या है, गाजी मतलब जिसे गयासुद्दीन तुगलक आप कह रहे हो, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में टोटल 29 मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोल समझते हैं, मंगोल एक कास्ट थी, उनके क्या हुए थे, आक्रमण हुए थे, अटैक हुए थे। किसके टाइम पे? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड में। इन सभी मंगोल आक्रमण को इसने क्या किया था, हराया था। सभी मंगोलों को हराया था। इस वजह से इसने क्या किया था, काफिरों को हराने वाला मतलब कि गाजी, काफिरों को हराने वाला मतलब कि गाजी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक टाइटल लिया था जिसका नाम था गाजी मलिक। और जब ये गद्दी पर बैठा, जब उसने तुगलक वंश की स्थापना बैठ की, तब इसे क्या कहा था, गयासुद्दीन तुगलक कहा था। क्लियर, बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतल काल दे ज्यादातर शासक थे अमीर अते सुल्तान वर्ग नाल संबंधित थे। मतलब कि संतल काल के जितने भी शासक थे, जो अमीर वर्ग था, जो मंत्री थे, वो कौन सी कास्ट से रिलेट करते थे, कहाँ के थे? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता है। बताइए जल्दी से जल्दी, आप लोगों को इसका आंसर देना है। आप लोग बताइए, ये आप लोग डिसाइड करेंगे वो किस कास्ट के थे, किस वर्ग के थे, किस श्रेणी के थे। हाँ जी बिल्कुल सही, कौन से? तर्किश थे, तुर्की थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सारे के सारे क्या थे, तुर्की थे। क्या थे, तुर्की थे। जो मंगोल होते हैं वो क्या होते हैं, अरब होते हैं। लेकिन यहाँ पे संतल काल की अगर हम बात करते हैं तो सारे क्या थे, तुर्की थे। क्लियर, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का तोता। सबसे पहले तो बताओ, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है भाई। क्यों? क्योंकि अमीर खुसरो ने भारत की इतनी तारीफ की है कि हिंदुस्तान एक स्वर्ग की तरह है। हिंदुस्तान क्या है, एक स्वर्ग है। आप सभी को पता है तोते कौन होते हैं, जो चटर पटर 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 बोलते रहते हैं। आपको पता है ना, तोते वही होते हैं, मिट्ठू जिसे हम कहते हैं, वो कंटिन्यू बोलते रहते हैं। तो इसने भी क्या की है, भारत की तारीफ करने में मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। वो इतना बोलता है अमीर खुसरो, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। पूछा क्या गया है कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था भाई, यूपी में हुआ था। ये तो पता है मेरे को, आगे नहीं पता मुझे। ये तो मुझे पता है कि यूपी में हुआ था, लेकिन यूपी के अंदर कहाँ हुआ था वो मुझे कंफर्म नहीं है। बता दो भाई, बता दो जल्दी बताओ। क्या करना है, पटाना है?
ऑप्शन नंबर सी पटियाली, यूपी के पटियाली में, यूपी के पटियाली में कहाँ पे हुआ था अमीर खुसरो, जिसे भारत का तोता कहते हैं, वो कहाँ पे हुआ था, यूपी के पटियाली में। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में बिठा लो, दिलो दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन छपने वाला है। क्लियर, बात समझ में आई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भाई, भारत विच पहला पुर्तगाली वायसराय कौन सी। हाँ जी दसो एज द आंसर की हो सकता है, भारत विच पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, बताइए क्या था इसका आंसर। क्या डियाज था, वास्को डी गामा था, अल्मीडा थे, अल्बुकरक था, बताइए कौन था, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, कौन था, अल्मीडा था। कौन था, अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला क्या था भारत के अंदर अपने वायसराय था, जिसकी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, नीले पानी की नीति थी। क्लियर, बात समझ में आए तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत करने की शुरुआत की। एटा लिखे जंगा विचों किसने भारत उत्ते बरतानिया हुकूमत ਨੂੰ मजबूत करने की शुरुआत की थी। हाँ जी दसो, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर आप लोग सोचेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली इसका आंसर आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि कौन सा युद्ध था जिसने, जिस युद्ध के बाद में ब्रिटिश जो एम्पायर था उसको क्या कर दिया, मजबूत कर दिया, और उसके बाद जो अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनको कोई भी हिला नहीं सकता था। तो बताइए फर्स्ट युद्ध कौन सा था, बैटल ऑफ प्लासी था। प्लासी के युद्ध के बाद में ही उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया था, बंगाल के ऊपर अधिकार किया था। तो वो कौन सा था, प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसके अंदर सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था, सिराजुद्दौला, और बंगाल पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। एक तरह से इनका बंगाल पर अधिकार हो गया था। धीरे धीरे इनकी क्या हो गई, शुरुआत होगी। एक तरह से कह सकते हैं इनके क्या हो गए थे, पैर जम चुके थे। पैर क्या हो चुके थे, जम चुके थे, बस उसको और मजबूत करने की जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। प्लासी कहां पे है भाई, प्लासी कहाँ पे है, बंगाल में, बंगाल के मुर्शिदाबाद में। कहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी कहाँ पे है, बंगाल के मुर्शिदाबाद में। और कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पंजाब के जितने भी एग्जाम देखे हैं मैंने उन सभी में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी कौन सी नदी के ऊपर है, प्लासी है भागीरथी नदी। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्लासी है कहाँ पे, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंजीत सिंह किस मिसल से रिलेटेड थे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो सभी को आता है, मुझे पता है, लाइन लग जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आप सभी को पता है टोटल मिसलें कितनी थी, 12 मिसलें थी। उन 12 मिसलों में से एक कौन थी, सुकर चकिया मिसल थी, जिसके अंदर महाराजा रंजीत सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी के साथ एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं, सुकर चकिया जो मिसल है इसकी स्थापना किसने की थी, किसने की थी भाई, चरत सिंह ने की थी। किसने की थी, चरत सिंह ने। एक चीज और क्लियर कर दूं, कई बार ऑप्शन में चरत सिंह की जगह बुद्ध सिंह दिया होता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था और बच्चों ने सोचा कि सुकर चकिया मिसल की स्थापना तो चरत सिंह ने की थी भाई, और चरत सिंह जो था वो ऑप्शन में था ही नहीं, ऑप्शन में था ही नहीं, चरत सिंह की जगह बुद्ध सिंह दिया हुआ था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे लो कि चरत सिंह जो था ऑप्शन में नहीं था, बुद्ध सिंह जो था ऑप्शन में था, क्योंकि चरत सिंह के जो पूर्वज थे, जो कौन थे, पूर्वज समझते हो, जो उनसे बड़े थे, उनका नाम क्या था, बुद्ध सिंह था। बुद्ध सिंह ने ही क्या की थी, सुकर चकिया मिसल की स्थापना की थी। लेकिन अगर हम कहें कि वास्तविक रूप से, असली में कह सकते हैं मुख्य रूप से, तो वो कौन सा, चरत सिंह था। उसके बाद में चरत सिंह के बाद में महासिंह आता है, और महासिंह के बाद में महाराजा रंजीत सिंह आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक गौर कर रही हूँ, आप लास्ट टाइम पंजाब का पेपर उठा के देखिए, आई थिंक स्कूल लेक्चर का पेपर उठा के देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर, श्री सुकर चकिया मिसल की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में चरत सिंह नहीं था आई थिंक, ऑप्शन में, या फिर क्या था, क्वेश्चन कैसे था, ऑप्शन में चरत सिंह भी था,
ठीक है, ऑप्शन में चरस सिंह भी था और ऑप्शन में बुद्ध सिंह भी था, ऑप्शन में बुद्ध सिंह भी था। हाँ, ऑप्शन में चरस सिंह भी था, ऑप्शन में बुद्ध सिंह भी था और आंसर कौन सा था? बुद्ध सिंह था। जब आंसर की मैच की गई तो पंजाब सरकार ने जो है उन्होंने कौन सा आंसर सही माना? बुद्ध सिंह को माना, चरस सिंह को नहीं माना, क्योंकि चरस सिंह से पहले कौन आता है? बुद्ध सिंह आता है और बुद्ध सिंह ने ही शुक्र चक्र मिसल की स्थापना की थी। बात समझ में आई? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, क्योंकि सभी को पता है कि चरस सिंह ने ही शुक्र चक्र मिसल की स्थापना की थी, लेकिन नहीं। अगर आप डीपली जाएं तो चरस सिंह की जगह क्या आएगा? बुद्ध सिंह आएगा। अगर बुद्ध सिंह ऑप्शन में नहीं है तो वो अलग बात है, फिर तो क्या आएगा? चरस सिंह आएगा। अरे चरस सिंह और बुद्ध सिंह दोनों ही दिए गए हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? बुद्ध सिंह आएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत रेयर हमें सुनने को मिलता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, मंगल पांडे किसके सिपाही थे भाई? मंगल पांडे जिन्होंने 1857 की क्रांति थी, बगावत जो सी 1857 की क्रांति की जो शुरुआत की थी, मतलब ट्रेलर तो इन्होंने ही दिखाया था। चलो फिल्म तो हमने कब देखी थी? 10 मई को देखी थी, लेकिन ट्रेलर तो इन्होंने नहीं दिखाया था, टीजर तो इन्होंने दिखाया था। तो मंगल पांडे जो थे वो कौन सी रेजिमेंट थे, कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? तो वो कौन थे? हाँ जी, बिल्कुल सही, 34वीं NI के क्या थे? रेजिमेंट थे। 34वीं NI के सिपाही थे, जो कहाँ से थे? बैरकपुर से थे। मंगल पांडे वैसे तो कहाँ के? यूपी के बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन ये कहाँ पे सैनिक थे? 34वीं NI के, क्योंकि आप सभी को पता है हर जगह अपना अपना कैंट एरिया होता है। तो जैसे बठिंडा में भी कैंट एरिया है, फिरोजपुर का भी अपना है, तो अंबाला में भी है। तो ये कहाँ पे थे? कलकत्ता की एक कैंट थी जिसका नाम था बैरकपुर, वहां पे ये सिपाही थे। 34वीं NI थी। जब इनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो कारतूस हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, ये ठहरे भाई कट्टर ब्राह्मण, इन्होंने क्या कर दी? बगावत कर दी और लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हिस्सन की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी के साथ UGC नेट का जो है बैच, जो रिकॉर्डिंग बैच है, जो शुरू हो चुका है। अगर आप लोग अपना प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोग अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसकी फीस जो है वो है 10,000। अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड AC 512 लगाते हैं तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को, आप कई स्टूडेंट्स को लगता है यार बहुत टफ क्वेश्चन थे। भाई मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है? ये भी एक हमारे दिमाग की साइकोलॉजी है। एक्चुअली क्या होता है, जो क्वेश्चन हमें आता है वो तो हमें लगता है बहुत ईजी है, ठीक है? और जो क्वेश्चन हमें नहीं आता वो लगता है यार बहुत टफ था। अगर आप मुझे ये बताइए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो यहाँ पे करोगे तो करवाने का फायदा क्या? क्वेश्चन तो वही करो ना जो आप लोगों को नहीं आते हैं, जो आप लोगों ने सुने ही नहीं है। क्वेश्चन करने का मजा वो है जो आप लोगों को नहीं आते, जो आप लोगों को नया सीखने को मिले। ऐसा तो फिर टाइम पास है ये कि क्वेश्चन आते थे, ठीक है आप लोगों ने कर लिए, लेकिन क्वेश्चन वो करो जो आप लोगों को नहीं आते। स्टूडेंट्स का क्या रहता है यार क्वेश्चन बहुत टफ थे। क्वेश्चन टफ नहीं होते, ये हमारे दिमाग की ये सोच होती है। क्लियर? बात समझ में आई? तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को कहीं नहीं आते तो ये तो अच्छी बात है, आप लोगों को कुछ नया जानने को मिल रहा है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए हैं उनको नोट किया करो। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज की सेशन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन सारे सही रहे हो। अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चन से कुछ नया सीखोगे, कुछ नया आप, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं सही हमने की होती वो हमें याद रहती, यार ये क्वेश्चन मैंने उस टाइम सही नहीं किया था। क्लियर? बात समझ में? इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में सुबह की जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशन लाइंस के साथ होती है, ताकि मैं रहती हूँ कि जो स्टूडेंट उस मोटिवेशन लाइन को पढ़ते हैं उससे उनका जो, मेरा ये उद्देश्य यही होता है कि सुबह उठते सबसे पहले मैं आप लोगों को मैसेज भेजती हूँ टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग जो है उन लाइन्स को पढ़ें, जिससे कि आपको पूरा दिन उस लाइन के पॉजिटिव वे में जाए कि हाँ हमने सुबह, क्योंकि आप लोगों की शुरुआत अच्छी लाइन्स के साथ हो, मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाए थे वो भी आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्लियर? थैंक यू सो मच।